चलिए भाई, जल्दी से अपन लोग लास्ट क्लास को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, और फिर लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक खत्म करा था वो उसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी को भी किसी भी पॉइंट में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है तो मुझे बताइए, मैं उस पॉइंट को दोबारा समझा दूंगा। और अगर नहीं है तो अपन एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं किसमें, अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। किसी को कोई भी दिक्कत बेटा? क्या कह रहे हो, घर जाके पढ़ाई नहीं सर? तो दिक्कत कैसे होगी? चलिए, तो सर लास्ट क्लास में ना अपन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट करा था जिसका नाम था कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज की जब हमने बात करी थी तो वहां पे हम एज पर सेक्शन 10 देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको बहुत सारे एसेंशियल को फुलफिल करना पड़ेगा, जिसमें से एक एसेंशियल था कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। मतलब जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रही है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की क्या होनी चाहिए, केपेबल। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल कौन कौन है इसकी बात करता हूं तो हमारे सामने 3 व्यक्ति आए थे। पॉइंट नंबर 1 था कि पर्सन कैसा होना चाहिए, मेजर पर्सन एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1870। सेकंड बात करी थी पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। और पॉइंट नंबर 3 नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जब मैंने फर्स्ट पॉइंट मेजॉरिटी की बात करी थी तो हमने बोला था कि अगर पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स होगा तो उस पर्सन को हम क्या ट्रीट करेंगे, माइनर। और एक माइनर जो है वो इनकम्पिटेंट है टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने देखा था कि अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर देगा तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, जिसमें से केस स्टडी बनने को आ सकती है नेसेसिटीज वाले पॉइंट पे। हमने बहुत सारे पॉइंट देखे थे कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है कभी वैलिड नहीं बनेगा, हमेशा क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। फिर हमने देखा था कि माइनर जो है आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी क्या कोई रेटिफिकेशन कर सकता है, नहीं। फिर हमने देखा था कि माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो नहीं हो सकता लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है जिससे उसे सिर्फ और सिर्फ क्या रिसीव हो, बेनिफिट्स। उसके अलावा हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था नेसेसिटी सप्लाई टू अ माइनर। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पर्सन, कोई थर्ड पर्सन माइनर को किसी भी तरह की नेसेसिटी सप्लाई करता है तो माइनर उन नेसेसिटीज की पेमेंट के लिए क्या पर्सनल लेवल पे लायबल है? नहीं सर, माइनर सिर्फ और सिर्फ लायबल है कैसे, उसकी प्रॉपर्टी तक। उसकी माइनर कभी भी पर्सनल लेवल पे लायबल नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ लायबल होगी उन नेसेसिटीज जो सप्लाई की गई है उसकी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। ठीक है, अगर उस पर माइनर के पास कोई भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या उसकी कोई लायबिलिटी होगी? आंसर इज नो। ये भी हमने डिस्कस करा था। फिर हमने सेकंड पॉइंट में देखा था कि सर पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। फिर जब मैंने साउंड माइंड की बात करी थी तो सेक्शन 12 में साउंड माइंड को डिफाइन करा था। साउंड माइंड वाला पर्सन कब होता है तो उसके लिए 2 कंडीशन थी। कंडीशन नंबर 1 थी जब वो व्यक्ति टर्म्स एंड कंडीशन को समझने के क्या हो, एबल हो, और उस टर्म्स एंड कंडीशन को समझने के बाद एक रैशनल जजमेंट लेने के क्या हो, केपेबल। तो कितनी कंडीशन बताई थी बेटा? 2 कंडीशन। पहला, टर्म्स एंड कंडीशन को समझने के क्या हो, एबल, और उन टर्म्स एंड कंडीशन को समझने के बाद रैशनल जजमेंट लेने के क्या हो, केपेबल। अगर दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो पर्सन कैसा है, साउंड माइंड, और तभी कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वैलिड। अदरवाइज अगर वो दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता या एक को भी फुलफिल नहीं करता तो वो अनसाउंड माइंड पर्सन है। और हमने देखा था पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसा, वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा, माइनर के साथ वॉइड एब इनिशियो और अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसा, वॉइड। फिर हमने देखा था कि अनसाउंड माइंड में 3 लोग आते हैं, एक होता है इडियट, लूनेटिक और ड्रंकन। 3 लोग कौन कौन से, इडियट, लूनेटिक और एक परमानेंटली इलनेस ऑफ माइंड हो गया, एक टेम्परेरी इलनेस ऑफ माइंड हो गया, और ड्रंकन तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद हमने एक और प्रोविजन देखा था, उसमें ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जनरली अनसाउंड माइंड का है लेकिन ओकेजनली साउंड माइंड का है तो उसे सिर्फ उस ओकेजन पे ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहिए जब वो साउंड माइंड का है, तभी कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वैलिड। पॉइंट नंबर 2 ने बोला था अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जनरली साउंड माइंड का रहता है, ओकेजनली अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो वो जब ओकेजनली अनसाउंड माइंड का है तब उसे कॉन्ट्रैक्ट करने को बोला नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। 2 प्रोविजन ये पढ़े थे। और लास्ट फिर हम जो टॉपिक डिस्कस करा था, पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो जब मैंने बोला था पर्सन डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए तो वहां पे आपको 5 लोगों के बारे में बताया था जिन्हें लॉ ने डिस्क्वालिफाइड माना है। 5 लोग कौन कौन से थे? सबसे पहला एलियन एनिमी, पॉइंट नंबर 2 इज व्हाट, इंसॉल्वेंट पर्सन, पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया, अल्ट्रा वायरस एक्ट, पॉइंट नंबर 4 क्या हो गया, कन्विक्ट अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट, और पॉइंट नंबर 5 फॉरेन डिप्लॉयड्स या फॉरेन एम्बेसडर। इन 5 लोगों को क्या माना था, अनक्वालिफाइड, ठीक है, डिसक्वालिफाइड,
और ये पांचों व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, इनके अलावा बाकी सारे हो सकते हैं। बेटा अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताएंगे, वरना मैं आपको एक फ्रेश टॉपिक की तरफ आगे बढ़ाना चाहता हूं। बेटा किसी को कोई भी दिक्कत? पक्का? देखो दो चीजें, या तो तुम्हें सब कुछ समझ आ रहा है या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये कौन सा वाला चुप्पी है? सब कुछ वाला। अब हो भी रहा होगा तो बोलोगे तो सब कुछ ही आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं। चलिए संचय आपको कोई दिक्कत नहीं है? आपको जो लास्ट क्लास पढ़ा था समझ आया? चलिए अब आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर जिसका नाम है लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड लॉफुल कंसिडरेशन। चैप्टर का नाम है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। अब इसको ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपसे क्या बोलना चाहता है। थोड़ा सा इसे ध्यान से समझेंगे। 2 मिनट में आपके लूंगा। पहले अपन एक बेस डेवलप करते हैं चैप्टर का और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने आपको सबसे पहले बताते हुए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेक्शन नंबर 10 है ना, वही आपका पूरा का पूरा इंडेक्स बनता है। मैंने आपको बताया था ना, जो आपका सेक्शन नंबर 10 है वही आपका पूरा का पूरा क्या बनता है? इंडेक्स। अब कुछ बच्चों को सेक्शन 10 का नहीं पता, जो पहले से ज्वाइन नहीं थे, तो मैं आपको बता दूं बेटा, सेक्शन 10 में असेंशियल एलिमेंट लिखे। क्या लिखे? असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब सेक्शन नंबर 10 जो है ना, वो अपने को यह बताता था कि अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट को, भाई देखो कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट को हमें क्या बनाना है? हमेशा वैलिड बनाना है। क्या बनाना है? हमेशा, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अच्छा कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है ना, तो उसके ना बहुत सारे रूल्स है। क्या है? बहुत सारे रूल्स बोलो या एसेंशियल एलिमेंट्स बोलो। और ये सारे के सारे जो रूल्स है ना, ये कौन से सेक्शन में लिखे गए? सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब सेक्शन 10 में आपको बहुत सारे रूल्स की लिस्ट दी गई है और इन रूल्स में कुछ बातें लिखी गई है। अगर आप सारे रूल्स को फुलफिल करोगे, सारे पॉइंट्स को फुलफिल करोगे, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन पाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अच्छा कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज वो कुछ भी हो सकता है, वो वॉइड हो सकता है, वॉइड एब इनिशियो हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स है। लेकिन अपने को कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाना है? वैलिड। और वैलिड बनाने के लिए उसमें सेक्शन 10 में जितने भी पॉइंट्स, जितने भी रूल्स लिखे हैं, उनको क्या करना है? फुलफिल। अभी जो हमने लास्ट रूल देखा था वो क्या था? कैपेसिटीज ऑफ पार्टी। मतलब जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के क्या होनी चाहिए? केपेबल। अगर वो केपेबल नहीं है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं बन सकता। बेटा ऐसे ही ना एक रूल आता है जो कि है, मतलब दो अलग अलग रूल है लेकिन हमने कंबाइन करा चैप्टर में, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स एंड लॉफुल कंसिडरेशन। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ना दो एलिमेंट होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट और एक होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन। एक होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो सेक्शन 10 ने बोला ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? लॉफुल होने चाहिए। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। वो कह रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो जो कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट है ना, एक तो ऑब्जेक्ट और एक कंसिडरेशन, वो दोनों कैसे होने चाहिए बेटा? लॉफुल। दोनों कैसे होने चाहिए? अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल बनेगा तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वैलिड। ये सेक्शन नंबर 10 ने बहुत पहले बोल दिया था, लेकिन हमने वहां पे बस ऊपर ऊपर से पढ़ा था, मैंने आपको डेप्थ में नहीं पढ़ाया था। और मैंने आपको बोला था जो आपके रूल्स है वही पूरा आपका इंडेक्स बनता है। पहले हमने फ्री कंसेंट पढ़ा था, वो आपका चैप्टर आ गया। कैपेसिटीज ऑफ पार्टी पढ़ा था, वो चैप्टर आ गया। अब ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन आता, वो आ गया। ऐसे चलता रहेगा सर। मतलब अगर मान लीजिए आपके ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ये दोनों चीजें ना, पता कैसी है?
अनलॉफुल है। कैसी है? तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कभी भी वैलिड तो नहीं बनेगा, कभी भी वैलिड तो। अब क्वेश्चन आता है सर कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा और कब कब हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन लॉफुल है और कब कब मानेंगे कि ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट अलग कंसिडरेशन अलग। दोनों ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को लॉफुल होना मस्ट है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाना है? वैलिड। अगर आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन या दोनों में से कोई एक भी अनलॉफुल हो गया तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी वैलिड नहीं बनेगा। अब लॉ मेकर ना आपको 7 पॉइंट्स बताएगा। कितने पॉइंट्स? 7 पॉइंट्स बताएगा, जिन 7 पॉइंट्स में आपका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन कोई भी एक चीज कैसी है? अनलॉफुल। कहेगा भाई देखो ये 7 पॉइंट है ना, यहां पे मैं ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन को अनलॉफुल मान रहा हूं, मतलब इन 7 पॉइंट में तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। इनके अलावा कोई भी केस है तो वहां पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसा रहेगा? लॉफुल। भाई 7 में अगर अनलॉफुल है तो 7 के अलावा कोई भी केस हो गया उसमें क्या होगा? लॉफुल। और उन केसेस में अगर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा बनेगा? मतलब इनडायरेक्टली वो 7 केसेस जो अनलॉफुल वाले ना, उसमें वो ये बता रहा है कि इन 7 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बने। ठीक है। अब सर बात आती है कि ये तो समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल होने चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन या दोनों में से कोई एक भी चीज लॉफुल नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। सर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होता क्या है? तो आप में से मेरे साथ काफी लोगों ने ये चैप्टर ही पढ़ लिया कंसिडरेशन, तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं पुराने बच्चों को। ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी तक किसी ने ऐसे सच पढ़ा नहीं है और मैं दोनों ही बता के चलूंगा ताकि चाहे पुराना हो या नया बच्चा हो किसी को भी कोई डाउट ना निकल के आए। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बेटा देखो, आपको पता है ना हमारी क्लास में एक ही बच्चा है जिसपे मुझे पूरा भरोसा है, जिसमें मैं आंख बंद करके भरोसा करता हूं। आंख बंद करके देखो, आंख बंद कर दी, अभी भी भरोसा है। मतलब बेटा इतना भरोसा है ना कि मैं उसकी तारीफों में अगर कुछ बोलना चाहूं तो शब्द कम पड़ सकते हैं। दीपक भाई, देखो नाम सुनते चेहरे में जो चमक आती है ना लड़के के, खुशी होती है मुझे। अब दीपक भाई जो है ना, उन्होंने सीए फाउंडेशन के एग्जाम दिए और भाई को पूरा पक्का पता है भाई क्लियर है। और पेपर देने के बाद आपको पता है थोड़ा रिजल्ट में टाइम आता है। अब कहेगा भाई इंटर के लिए पढ़ना है, इतनी मेहनत करनी है, तो एक काम करो थोड़ा सा ब्रेक है उसमें कुछ ऐसे फन वन कर लेते हैं। अब तुम बता दीपक भाई के फन भी फिर उनकी तरह होते हैं, तगड़े से थोड़े। तो दीपक भाई ने मिस्टर ए, एक पर्सन है, उनको अपनी तरह एक तगड़ा सा ऑफर दिया। क्या दिया? एक तगड़ा सा ऑफर दिया। ऑफर में बोला कि भाई देख मैं ना फ्री हूं आजकल 1-2 महीना और बड़ा बोरिंग सा हो रहा है, लाइफ में कुछ ऐसे फन नहीं है, तो फन के लिए ना अपन मस्त बैंक रॉबरी करते हैं। आप देख रहे हो फन के लिए दीपक भाई कैसे काम करते हैं। अब सोचो जब दीपक भाई को रिस्क लेना होगा जिंदगी में तो वो कैसे काम करेंगे। मतलब मर्डर स्मगलिंग से नीचे बात नहीं करते दीपक भाई। दीपक भाई ने कहा बड़ा बोरिंग सा हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं, मिस्टर ए को ऑफर देते हैं कि मैं बैंक क्या करूंगा, हम दोनों मिलके एक बैंक रॉबरी करते हैं मस्त वाली, मजा आएगा दोनों को। देख पुलिस पीछे डंडा लेके पड़ी होगी, थोड़ा जिंदगी में रिस्क होगा। और जो भी बैंक रॉबरी से ना, मेरी अजम्पशन है कि 10 करोड़ की कलेक्शन होगी अपने को, सेल होगी, सेल वर्ड यूज करते हैं। 10 करोड़ की जो भी हम मेहनत की कमाई लेंगे ना, उसका 50 तेरा और 50 मेरा। क्या 50 तेरा और 50 मेरा, ऐसा करके एक बढ़िया सा ऑफर दे दिया। और मिस्टर ए इस ऑफर की अमाउंट जो कि उन्हें 5 करोड़ मिलेगा उसे मना नहीं कर पाए और यहां पे अपनी क्या दे दी बेटा? एक्सेप्टेंस दे दी। क्या दे दी? एक्सेप्टेंस दे दी। सर हमने पढ़ा था ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो और दोनों के लिए कंसिडरेशन है। सर कंसिडरेशन देखो ना, ए भी तो कुछ काम करेगा। जैसे ए मान लो भाई ताला तोड़ने में एक्सपर्ट है, दीपक भाई ने प्लान बनाया कि तू ताला तोड़ लियो, मैं पैसे भर लूंगा, फिर ड्राइव करके दोनों सोएंगे। मतलब अपना अपना कोई पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में और दोनों का एक बढ़िया पार्ट है, इसलिए दोनों को रिटर्न में एक अमाउंट भी मिल रहा है। 5-5 करोड़ डिवाइड हो रहा है ना, तो दोनों पार्टी को रिटर्न में कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो सर इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ये जो हुआ है, यहां पे ऑफर है प्लस एक्सेप्टेंस है प्लस कंसिडरेशन है।
तो मैं अभी के लिए मानता हूं, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहा है, ऑल तो नहीं बनेगा, एग्रीमेंट बनता है बेटा, एग्रीमेंट तो है, हाँ लॉफुल नहीं है, रुक जा, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट वर्ड यूज कर लेते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर लेते हैं, कुछ भी। लेकिन अगर आप नोटिस करिए ना, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे ना इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब यहां पे बेटा है पर्पस, क्या है, यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है दोनों के बीच, उस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या है, क्या काम है वहां पे, बैंक रॉबरी, मतलब जो ऑब्जेक्ट जो पर्पस है वो क्या है। और आपको क्लियरली पता है जो बैंक रॉबरी है, क्या वो फॉरबिडन बाय लॉ होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्या लॉ कहेगा कि जब जिसको फंड लेना हो बैंक में चले जाना और रॉबरी करना मस्त वाली और 50-50 कर लेना, क्या ऐसा लॉ ने कभी बोला होगा। रॉबरी जैसे कामों के लिए हमेशा लॉ क्या करेगा, मना करेगा। तो यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है जो ऑब्जेक्ट है ना बैंक रॉबरी, वो ना फॉरबिडन बाय लॉ होगा, क्या होगा, फॉरबिडन बाय। तो आपको लगता है ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो कभी लॉफुल रहेगा, नहीं रह सकता। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है बेटा, अनलॉफुल, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, क्या है, अनलॉफुल। और अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो गया, क्योंकि अनलॉफुल क्यों है यहां पे, रीजन क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड रहेगा, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड नहीं रहेगा। अब मान लीजिए दीपक भाई, मान लीजिए रॉबरी करते हैं और उससे 10 करोड़ की सॉरी इनकम भी जनरेट हो गई। अब उसके अपने अलग कॉन्सिक्वेंसेस है क्रिमिनल लॉ में, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था 10 करोड़ का 50-50, दीपक भाई ना रॉबरी के बाद ये 50-50 देने से मना कर देते, कह रहे मैं नहीं दे रहा भाई। तो क्या क्वेश्चन है कि मिस्टर ए किसी तरह का कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं क्या, आंसर इज नो, लीगल एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही कभी वैलिड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो कभी लॉफुल, मतलब अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन कुछ भी अनलॉफुल रहेगा। अब अनलॉफुल कब होता है, उसमें से पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, व्हेन इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। पहले पॉइंट में हमने 7 पॉइंट बताए थे ना, पहला पॉइंट क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ। अगर फॉरबिडन बाय लॉ है ऑब्जेक्ट और आपने ऐसा ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेट कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट क्या मान लिया जाएगा, अनलॉफुल। और अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल मान लिया गया तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं होगा। उसमें से किसी भी पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन से भागना चाहा तो दूसरी पार्टी कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। कोई दिक्कत आपको समझ आया, ऑब्जेक्ट समझ आया, ऑब्जेक्ट कैसे अनलॉफुल हो सकता है, ये हो गया ऑब्जेक्ट अनलॉफुल। दूसरा एक था कंसिडरेशन अनलॉफुल, कंसिडरेशन भी तो अनलॉफुल हो सकती है ना। तो सर इसका एग्जांपल दो, अब ध्यान से सुनो, लास्ट वाले एग्जांपल में ना आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है पूरा का पूरा वही अनलॉफुल था, आपको देख के पता लग रहा है। आपको पता है, मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, और मिस्टर बी ना एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है। कैसे पर्सन है, आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे ब्रोकर, ऐसे डीलर होते हैं जो लोगों को ना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं, क्या कोई गलत बात है, अरे आप अच्छा काम कर रहे हो लोगों के लिए, जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको आप एम्प्लॉयमेंट दिलवा रहे हो, तो आप तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर रहे हो ना इकोनॉमी में, ये तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन मिस्टर ए ना थोड़ा अलग टाइप का काम करते हैं। मिस्टर ए बी को यहां पे एक ऑफर देते हैं कि मैं ना आपकी पब्लिक सेक्टर में जॉब लगवा दूंगा। पब्लिक सेक्टर मतलब समझते हो, गवर्नमेंट जॉब। कौन सी जॉब की बात कर रहे हैं यहां पे, और इसके बदले में मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल फॉर से 25 लाख रुपीस चार्ज करूंगा, लेकिन जॉब गारंटी लग जाएगी। अब ध्यान से समझना, यहां पे मिस्टर ए को बदले में क्या मिल रहा है, 25 लाख। मिस्टर बी को क्या मिल रही है, जॉब, और जॉब भी बेटा कौन सी, गवर्नमेंट जॉब। जॉब भी ऐसी नॉर्मल जॉब नहीं है, तुम्हें पता है ना, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी। अब एक बात बताइए मुझे, क्या यहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको लॉफुल अनलॉफुल लग रहा है, क्या लॉफुल अनलॉफुल, बेटा ऑब्जेक्ट है जॉब दिलाना, क्या जॉब दिलाना कभी अनलॉफुल हो सकता है। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, जॉब के लिए तो लीगल मतलब ऐसे लोग बैठे होते हैं ऑफिस बना के कि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो पर्पस जो है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो है जॉब दिलाना, वो कभी गलत नहीं है, और उसके बदले लोग कमीशन भी चार्ज करते हैं। लेकिन यहां पे जो जॉब है ना वो कौन सी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब।
मतलब बी को जो कंसिडरेशन रिटर्न में मिल रही है, बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो 25 लाख रुपीस दे रहा है, उसके बदले उसे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। यहां पे जो कंसिडरेशन फॉर बी है ना, इस कंसिडरेशन को मैं क्या बोल सकता हूं, अनलॉफुल। कंसिडरेशन को क्या बोल सकता हूं, अनलॉफुल। और ऐसी कंसिडरेशन जो अनलॉफुल है उससे भी कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बन सकता। तो दोनों के आपको एग्जांपल समझ आए। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो या फिर कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल, दोनों में से कुछ भी एक अनलॉफुल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बनेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेक्शन 10 ने, एसेंशियल एलिमेंट ने बोला था कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों को क्या होना पड़ेगा, लॉफुल होना पड़ेगा, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा आपको बेस क्लियर हुआ। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि 7 पॉइंट्स है जो लॉ मेकर ने आपके कोर्स में दे रखे हैं। इन 7 पॉइंट्स में ये बोला है, लॉ ने डीम्ड माना है कि भाई कभी भी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगा। मतलब 7 केसेस में हमेशा ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन कैसा होगा, अनलॉफुल। कैसा होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट भी कभी वैलिड, वॉइड बनेगा। नोट कीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई दिक्कत आपको? नो सर। लॉफुल होता है, बिल्कुल लॉफुल। गवर्नमेंट उसमें पर्टिकुलर जाने में जनरली एक प्रोसेस होता है, जैसे एसएससी यूपीएससी वाला टाइप।
चलिए, आई होप सबने नोट कर लिया भाई। बेटा थोड़ा तेज लिखो। कह दो सर 1.5 घंटा एग्जाम्पल ही नोट करेंगे सर। चलिए, जो बातें हमने अभी करी है उन्हें थोड़ा सा शब्दों में डालते हैं और आप मेरे साथ पॉइंट नंबर 1 आएंगे सीधा। पॉइंट नंबर 1, according to the Indian Contract Act, according to the Indian Contract Act 1872, comma, an agreement to become a valid contract, an agreement to become a valid contract must have lawful consideration, must have lawful consideration and lawful object, must have lawful consideration and lawful object, full stop. Otherwise such agreement is said to be unlawful, such agreement is said to be unlawful, full stop. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. Unlawful is void. अब अपने को देखना है सर कब कब अनलॉफुल होता है, और जब जब अनलॉफुल होगा उनके अलावा जितने भी केसेस है उसमें कैसा होगा, लॉफुल। मतलब जो 7 पॉइंट्स में अनलॉफुल है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा, उनके अलावा जहां पे लॉफुल है वहां पे कैसा बनेगा, वैलिड। तो पॉइंट नंबर 2 में आगे कंटिन्यू करेंगे इसके। और ये अनलॉफुल वाली बात जो है वो सेक्शन 23 बताता है, तो लिखेंगे अंडर सेक्शन 23 ऑफ दी। आपको याद है जिन्होंने मेरे साथ फ्री कंसेंट पढ़ा था, मैंने आपको बताया था मिस्टेक का सेक्शन होता है 20, 21 और 20 सेक्शन हो गए। फिर हमने फ्री कंसेंट के बाद कैपेसिटीज पढ़ा है। जनरली एक्ट में फ्री कंसेंट से पहले कैपेसिटीज है, क्लियर। तो यहां पे सेक्शन 22 हमने जो पढ़ा था उसके आगे से ये वाला टॉपिक स्टार्ट है। तो यहां पे लिखेंगे अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 of the Indian
Act 1872 in each of the following cases, in each of the following cases, the consideration or object, the consideration or object of an agreement, is said to be unlawful, is said to be unlawful। और अभी यहां पे अपन लोगों को 7 पॉइंट्स पढ़ने हैं और उन 7 पॉइंट्स में अपन लोग ये पढ़ेंगे कि सारे के सारे पॉइंट्स में ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन को क्या माना गया है, अनलॉफुल। और सारे के सारे पॉइंट्स में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कभी भी वैलिड नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, वॉइड। तो पहले मैं आपके सामने 7 पॉइंट्स की लिस्ट बना रहा हूं और फिर अपन 7 पॉइंट्स को एक एक करके डेप्थ में स्टडी करेंगे, जिसमें से केस स्टडी बनती है बड़ी अच्छी सी। और इसमें से मुझे याद है 2-3-4 अटेम्प्ट पहले केस स्टडी बनी थी सीए फाउंडेशन के बैच पे, और आधे बच्चों को वो केस स्टडी पढ़ के बड़ा समझ सा नहीं आ गया था, इतनी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स थे उसमें कि बच्चों को बड़ी डिफिकल्टी आ रही थी उसे समझने में। और जब उसको कोई समझा देगा ना आपको, तो फिर आपको लगेगा सर ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं फिर से बोलूंगा, आप प्रोविजन पे बड़े ध्यान से ध्यान देना, क्योंकि अगर आपको प्रोविजन याद है अच्छे से, वहां प्रोविजन के लीगल वर्ड्स याद है अच्छे से, तो कभी आपको केस स्टडी में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, तो अभी पहले अपन पॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ कैसे करें, अपन सारे पॉइंट लिख दे या एक एक करके पॉइंट को स्टडी करते चले, एक एक करके, चलो ठीक है। तो अपन सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 डालते हैं और अपन ये सारे पॉइंट वो पढ़ रहे हैं जहां पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या ट्रीट है, अनलॉफुल। क्या ट्रीट है, मतलब सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 1 मेरे साथ लिखेंगे जो हमने एग्जांपल में भी देखा, एग्रीमेंट forbidden by law। एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ। यार ये आपको हमने अभी एक एग्जांपल दिया था ना, ये वाला याद है आपको, फर्स्ट वाला बैंक रॉबरी। ये सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है, यही सेम कॉन्सेप्ट तो था। अगर कोई भी एग्रीमेंट, किसी भी नेचर का एग्रीमेंट जो ऑलरेडी लॉ ने फॉरबिडन करा है, मना कर रखा है, जैसे बैंक रॉबरी, तो पर्टिकुलर केस में जब आपको लॉ ने ऑलरेडी मना करा है, फॉरबिडन कर रखा है, और ऐसे ऑब्जेक्ट का आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, तो आपको लगता है लॉ की नजर में कभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं सर। तो इसमें समझने वाली ज्यादा कुछ बात है नहीं। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो फॉरबिडन बाय लॉ है, तो डीम्ड है कि उसका ऑब्जेक्ट या उसकी कंसिडरेशन दोनों कैसी होगी, अनलॉफुल। पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैसा होगा, अनलॉफुल, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा, वॉइड। तो पहले पॉइंट में ज्यादा समझते नहीं, अगर किसी को डिफिकल्टी है तो सेम यही वाला एग्जांपल यहां कॉपी पेस्ट कर सकता है दोबारा, बट अपन सीधा लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, एग्रीमेंट is said to be forbidden by law if it is, agreement is said to be forbidden by law if it is punishable under the IPC, if it is punishable under the IPC, which is what, ब्रैकेट में लिख लेंगे इंडियन पीनल कोड, और any other statute as well as those prohibited
बाय रेगुलेशंस। मतलब या तो आईपीसी में फॉरबिडन है, उसकी पनिशमेंट है, या किसी और स्टैट्यूट में, किसी और लॉ में भी पनिशमेंट है, फॉरबिडन बाय लॉ है, तो वो फॉरबिडन बाय लॉ ही है। उस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइड। एग्जांपल लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे। एग्रीमेंट ऑफ स्मगलिंग गुड्स एग्रीमेंट ऑफ बैंक रॉबरी एक्सेट्रा। 7 पॉइंट्स में से पॉइंट नंबर 1 होता है डन। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कोई भी ऐसा एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, वहां पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल मानी जाएगी एज पर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी वैलिड नहीं बनेगा, हमेशा क्या बनेगा? वॉइड। पहला पॉइंट में कोई दिक्कत बेटा बताओ? वैसे पहला पॉइंट बड़ा सिंपल सा था, टेक्निकलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और लास्ट तक आते थोड़ा ज्यादा ही टेक्निकल हो जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत पहले पॉइंट पे? ऑनलाइन वाले आपने नोट कर लिया था बेटा? ये मैंने बताया वापस वो क्लास एंड हो गई जब। कहां तक भाई, कहां तक? स्टार्ट नहीं करता आपने। अच्छा भाई, इसमें देखो कुछ नहीं, एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ पर्टिकुलर हमने जो पहले वाला एग्जांपल दिया था ना, वही था एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ। बैंक रॉबरी, स्मगलिंग, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि आईपीसी और किसी अदर स्टैट्यूट में पनिशेबल है, मना कर रखा है, वो सारे क्या होंगे? एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। और वहां पे हमेशा जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, हमेशा हमेशा हमेशा। बस छोटी सी बात थी। चलिए जी, अब फर्स्ट पॉइंट के बाद अपन बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है टेक्निकल। और आप मेरे साथ पहले पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, एग्रीमेंट इफ परमिटेड, एग्रीमेंट इफ परमिटेड, कॉमा, it would defeat the provisions of any law. It would defeat provisions of any law. सर इसका मतलब क्या है? पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, उसके बाद अपन इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक एग्जांपल देते हैं पहले। देखो ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। कह रहे एग्रीमेंट इफ परमिटेड, अगर ऐसा एग्रीमेंट, अगर हम इसे क्या कर दे, परमिशन दे दे। परमिशन देने का मतलब यहां पे क्या बोल रहा है? अगर हम उसे कॉन्ट्रैक्ट बना दे, कह रहे वैलिड है। इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। एनी अदर लॉ कर लोगे तो बेटर है, एनी अदर लॉ कर लो। सर क्या मतलब है? ओ माय गॉड, नोट्स खराब हो गए बच्चों के यहाँ पे थोड़े, कोई बात नहीं, होता रहता है। कह रहे कोई भी एग्रीमेंट अगर हमने उसे परमिट करा, इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। किसी अदर लॉ के किसी अदर प्रोविजन को वो डिफीट कर देगा, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। और लॉ तो ऐसा काम करता ही नहीं भाई। लॉ ऐसे थोड़ी बोल सकता है कि भाई खून, एक जगह बोल देगा खून की सजा ये है, और दूसरी जगह बोल देगा भाई खून की कोई सजा नहीं है।
दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट तो कभी लॉ कर ही नहीं सकता, कुछ ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। तो एक लॉ में बोल रहे हैं ये सही है, और अगर यहाँ पे सही बोल दिया तो दूसरी लॉ में वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी लॉ में हमने उसे मना करा था। ऐसा कुछ हो रहा है सर, ऐसा कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना बेटा। पता क्या हुआ, एक ना मिस्टर ए है। आप बॉलीवुड मूवी देखते हो? हॉलीवुड? हिंदी में? अभी बोलेगा हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में? क्या आधी इंटरवल से पहले हिंदी में देखता है फिर इंग्लिश में देखता है? सब टाइट। ओ, आप बॉलीवुड मूवी देखते हो बेटा? एक मूवी देखी आपने पुरानी, धड़कन? देखे सर? अंजले, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल। बेटा कोई अंजलि है तो नहीं ना यहाँ पे? सही है, वरना आ जाती कहती सर आप इधर आओ। पहले आपने धड़कन मूवी देखी है? उसमें आपको याद है अक्षय कुमार का ना घर बिक रहा होता है, घर की क्या लग रही होती है? बोली लग रही होती है, याद है आपको? और सुनील शेट्टी आ जाता है, घर खरीद लेता है भाई का, और चक्कर सारा किसका होता है? लड़की का। लड़की का चक्कर बाबू भैया, समझ रहे हो ना दीपक भाई आप? घर बिक जाएगा, चक्कर मत लेना भाई। उस मूवी में ना ये पूरा केस देखो, एग्जाम्पल वही लेते हैं अपन। मिस्टर हटाई दे, हम अक्षय कुमार ही लिख देते हैं यहाँ पे, या दीपक भाई आपको ही लिख दो? अक्षय कुमार सही है भाई, ये हमारे अक्षय भाई है। अब ध्यान से समझना, अक्षय कुमार जो है ना भाई, वो हो गया इंसॉल्वेंट। क्या हो गया सर? इंसॉल्वेंट बोले तो व्हेन लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स। और जब भी आप इंसॉल्वेंट होते हो ना बेटा, तो ना कोर्ट जो है ना, कोर्ट एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है। क्या करता है? ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है, जिसे ना हम अपन बोलते हैं लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं? इस लिक्विडेटर का काम पता है क्या होता है? इस लिक्विडेटर का काम होता है, ये भाई आएगा अक्षय कुमार के पास, ये अक्षय कुमार की एसेट्स और उसकी लायबिलिटी की प्रॉपर वैल्यूएशन करेगा। और अगर लायबिलिटीज क्रॉस हो गई, देखो अक्षय कुमार बोल रहा है मैं इंसॉल्वेंट हूं, उसके बोलने से इंसॉल्वेंट थोड़ी हो जाएगा। अगर आपके बोलने से आप इंसॉल्वेंट होते तब तो मुझे जहां जहां पेमेंट करनी होती मैं बोल देता क्या हूं मैं? इंसॉल्वेंट, पेमेंट नहीं कर सकता भाई। तो आप इंसॉल्वेंट आपके कहने से नहीं बनते, जब कोर्ट का लिक्विडेटर आपको अपॉइंट, जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है, वो बोलेगा कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, तभी आप इंसॉल्वेंट माने जाओगे भाई। और वो इंसॉल्वेंट कैसे बताएगा? वो पर्सन आएगा जो भी अपॉइंट किया गया होगा, वो आपकी एसेट एंड लायबिलिटीज की प्रॉपर वैल्यूएशन करेगा, और जब लायबिलिटीज क्रॉस करेगी एसेट्स को, तभी आप इंसॉल्वेंट बताए जाओगे। और बताएगा कौन? लिक्विडेटर बताएगा। ठीक है, अब लिक्विडेटर ने अक्षय भाई को क्या घोषित कर दिया? इंसॉल्वेंट। क्या घोषित कर दिया? इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट पर्सन जो है उसकी आपको पता है क्या होती है? एसेट्स जितने भी होते हैं, एसेट्स को सेल किया जाता है, या अकाउंटिंग टर्म में अपन पढ़ते थे रियलाइज किया जाता है। अब लास्ट में जब बिजनेस क्लोज होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, रियलाइज होते हैं, सारे एसेट बिकते हैं, लायबिलिटीज पे ऑफ की जाती है, वो सारा चीजें। तो एसेट की सेल कर रहे हैं, और एसेट की सेल जो होती है ना, उसे बोलते हैं ऑक्शन सेल। क्या हो गया उन्होंने? ऑक्शन होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, जिनको परचेज करना है वो परचेज कर सकते हैं। अब देखो अक्षय कुमार का एसेट ये रहा घर। घर बनाना मुझे आता नहीं बेटा, बचपन में ऐसे बनाते थे अपन। ये गेट है, यहां से एक बंदा देख रहा होता था, ऐसे ऐसे करके घर है। ठीक है, अब घर की वैल्यूएशन है, क्या कह रहे हो बेटा? झोपड़ी है। बेटा इतना सुंदर सा घर बनाया, कह रहे झोपड़ी बना दी। घर की वैल्यूएशन जो है 10 करोड़ है, और ये 10 करोड़ का घर जो है अब ऑक्शन सेल में बिक रहा है, और इसको लेने वाले यहाँ पे बहुत सारे पर्सन आए हुए। 1, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, और जो 3 है थोड़ा डेंजरस है, वो कौन है? सुनील शेट्टी। एक हाथ जेब में डाला है उसने। ठीक है, 3 लोग आए हुए भाई, ऑक्शन में बैठे हुए, और घर की नीलामी हो रही है, घर परचेज करने आए हुए। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब मूवी से हटके आ रहे हैं अपन। उस मूवी में तो अक्षय कुमार का घर बिक गया था, यहां पे अपन ना थोड़ा चेंज करते हैं। पता है क्या है? अक्षय कुमार ऑफिशियल फॉर्म में इंसॉल्वेंट हुआ है। ऑफिशियल फॉर्म समझते हो? मतलब बाहर ऑफिशियल नजर में तो इंसॉल्वेंट है, लेकिन भाई ने ना ब्लैक मनी दबाया बहुत सारा,
मतलब अंधा पैसा रखा हुआ है किसमें, ब्लैक में। ब्लैक में समझ रहे हो ना भाई, जिसका कोई ऐसे रिकॉर्ड नहीं है, ऊपर ऊपर सीमेंट लगा के सोफे के नीचे बेड के अंदर, वो सारा पैसा भाई बहुत सारा बहुत सारा। और ये जो घर है ना, उससे अक्षय कुमार का बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा लगाव है। अब इस पर्टिकुलर केस में अक्षय कुमार चाहता है भाई देखो मेरा जो घर है ना वो मैं बिकने नहीं दूंगा किसी और को, और सुनील शेट्टी कहता है मैं खरीद के रहूंगा, लेकिन ये कह रहा है मैं बिकने नहीं दूंगा, क्योंकि पैसा तो इसके पास भी है लेकिन किस फॉर्म में, ब्लैक की फॉर्म में। तो अक्षय कुमार ना, उसको एक जहरीला बंदा चाहिए, समझ लो जहरीला कैसा, दीपक भाई जैसा। वो दीपक को बुलाता है और दीपक को कहता है कि दीपक भाई अपन लोग ना एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देखो अपन लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में ना देख घर कितने का, 10 करोड़ का, मैं तेरे को अपनी ब्लैक की कमाई तेरे को दे 10 करोड़ रुपए। अब देख जिसका घर ऑक्शन में बिक रहा है वो तो वहां जाके बिड कर नहीं सकता, ये रूल है। जो पर्सन यहां पे इंसॉल्वेंट हो गया भाई वो कैसे घर खरीद लेगा, उसकी घर बिक के ही तो उसकी लाइबिलिटीज पे ऑफ होगी ना। तो क्या अक्षय कुमार डायरेक्टली यहां पे ऑक्शन सेल में बैठ सकता है बिड करने, नहीं, लेकिन उसने अपनी ब्लैक की कमाई जो है 10 करोड़ रुपए वो दीपक भाई को दी, और दीपक को बोला दीपक भाई आप जो है ना एज 4th पर्सन यहां पे आ जाओ, और जितनी भी अमाउंट हो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ जितनी भी अमाउंट हो, आप इस घर को क्या कर लो, परचेज कर लो। क्या कर लो, परचेज कर लो हाईएस्ट बिड लगा के, और बाद में जैसे घर बिक जाएगा आप पेमेंट कर देना, बाद में अपन लोग इसका शॉर्ट ऑफ कर लेंगे, और इसके बदले मैं आपको ना 10% कमीशन दूंगा, विच इज व्हाट 1 करोड़। 10% क्या दूंगा भाई, देख घर मेरा है, पैसे मेरे हैं, बस तुझे मेरे बिहाफ पे बिड पे बैठना है, मेरे पैसों से ही घर खरीदना है, और सारा अमाउंट जो है दे के घर ले लियो, और जब पूरा ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं 10% तुझे कमीशन दे दूंगा 1 करोड़ रुपए, ये सब करने के। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आया, क्लियर है। एक पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका घर बिक रहा है ऑक्शन में, लिक्विडेटर बेच रहा है, अब वो डायरेक्टली उस घर की बिड पे नहीं बैठ सकता, वो खरीद नहीं सकता, लेकिन उसके पास ब्लैक में बहुत सारा पैसा है, तो वो एक 3rd पर्सन को अपॉइंट करता है जिसको वो पैसा दे रहा है, कह रहा है भाई मेरे बिहाफ पे घर खरीद ले, और बाद में जब ये मामला शॉर्ट हो जाएगा तब मैं वापस तेरे से घर ले लूंगा और बदले में तुझे 10% एज कमीशन दे दूंगा। ध्यान से सुनना, क्या क्या दीपक भाई का आपको कोई भी इंटरेस्ट दिख रहा है इस घर को खरीदने में अपने लिए? क्या दीपक भाई अपनी मर्जी से अपने पैसों से ये घर खरीदना चाह रहे? सर दीपक भाई तो बस एक जरिया है, आपको दिख रहा है यहां पे घर एक्चुअल में परचेज कौन कर रहा है? अक्षय भाई, ब्लैक मनी से। लेकिन क्या अक्षय भाई डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे लॉ ने मना कराया ना उन्होंने भाई, क्योंकि वो पर्सन, आप इंसॉल्वेंट हो, आप कैसे अपना घर बिक रहा है अपने घर को परचेज कर लोगे, है ना। मतलब अगर आप अपने घर के परचेज करने के पैसे हैं आपके पास तो क्या आप इंसॉल्वेंट हो? कैसी बात कर रहे हो भाई, फिर और फंसोगे। तो यहां पे अक्षय भाई क्योंकि डायरेक्टली घर परचेज नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्ट वे में किसी के थ्रू घर परचेज करवा रहे हैं, हाँ कि ना। मुझे एक बात बताइए, क्या ऑक्शन में बिड करना जनरली किसी लॉ के खिलाफ है? अरे ये तीनों कर तो रहे हैं, यहां पे कोई दिक्कत थोड़ी है, तीनों कर रहे हैं, 3 का 30 लोग करना है, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऑक्शन तो बिल्कुल, ऑक्शन सेल आपका सेल ऑफ गुड्स में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट, ऑक्शन में सेल करना परचेज करना ये तो बिल्कुल वैलिड है, कोई अनलॉफुल एक्ट थोड़ी है। लेकिन यहां पे जो दीपक भाई ऑक्शन में सेल परचेज कर रहे हैं ना, वो वैलिड रहेगा? नहीं, वो वैलिड नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे जो दीपक भाई का हाउस परचेज करने की इंटेंशन जो है ना, वो इंटेंशन में फर्क है। ये तीनों पर्सन ऑक्शन में सेल वेल जो भी कर रहे हैं, परचेज वगैरह कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन बिल्कुल साफ है, उनको घर खरीदना है, उनके पास पैसे देंगे, घर ले लेंगे। यहां पे सीन क्या है, दीपक भाई पहले घर परचेज करेंगे, बाद में जब मामला शॉर्ट हो जाएगा दीपक भाई वो घर वापस किसको दे देंगे? अक्षय भाई को। ऐसा कुछ सीन चल रहा है ना। तो पॉइंट ने बेटा यही बोला, पॉइंट पता क्या कह रहा है? पॉइंट कह रहा है अगर हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को परमिशन दे दी, जो हमने मतलब ऐसी परमिशन दे दी कि दीपक भाई अक्षय के बिहाफ पे बिड पे बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिहाफ पे बिठा दो और खरीद के अक्षय पे भी आ जाएगा उसकी ओनरशिप। अगर हमने ऐसी परमिशन दे दी तो ना एक अदर लॉ का प्रोविजन डिफीट हो जाएगा। अदर लॉ का प्रोविजन पता है क्या डिफीट होगा? अगर हमने ऐसी परमिशन दे दी कि दीपक इसके बिहाफ पे घर परचेज कर सकता है, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में ये घर वापस से किसके पास आ रहा है? अक्षय के पास।
अक्षय के पास अगर आ रहा है तो क्या वो एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट पर्सन होगा? नहीं होगा। तो मतलब ये है ना कि अक्षय ना कभी अपना ओन हाउस क्या डायरेक्टली परचेज कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। और अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट को परमिशन दे दिया तो डायरेक्टली नहीं सही लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में भी तो वो घर किसके पास ही आएगा। और हमने आपको बोल दिया भाई अक्षय भाई क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट है वो ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में अपना घर वापस खरीद ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान लिया तो घूम फिर के घर वापस किसके पास आ जाएगा? जो कि फिर इस वाले पॉइंट को क्या कर देगा? डिफीट कर देगा। हाँ कि ना? तो मतलब वो पॉइंट कह रहा है एग्रीमेंट इफ परमिटेड, अगर आपने अक्षय और दीपक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे परमिट मान लिया, उसे वैलिड मान लिया, तो वो किस प्रोविजन को डिफीट कर देगा? इस वाले प्रोविजन को जो ये कहता है कि जिसका घर बिक रहा है ना वो इनडायरेक्ट फॉर्म में ना डायरेक्ट फॉर्म में अपना घर वापस खरीद नहीं सकता। और अगर हमने इसको परमिशन दे दी तो वो इनडायरेक्ट फॉर्म में घर वापस किसके पास चला गया? अक्षय के पास चला गया। तो पॉइंट ने इतना सा बोला एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। मतलब ये डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, लेकिन कैसा फॉरबिडन बाय लॉ है? इनडायरेक्टली। क्या डायरेक्टली ऑक्शन सेल में बैठना कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, लेकिन यहां पे दीपक की इंटेंशन गलत है, दीपक की इंटेंशन कुछ और है, इसीलिए इनडायरेक्टली ये क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ है। नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। समझ आया आपको? एग्जाम्पल नोट करो जल्दी से। जल्दी से एग्जाम्पल नोट करेंगे बेटा, फिर इसके बारे में अपन लिखते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आपको क्लियर है एकदम? यस सर। सृष्टि, सिमरन, प्रियंका,
चलिए लिखते हैं इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के बारे में लिखवा रहा हूं, एग्रीमेंट इज परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। इसके अंदर आप पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, द वर्ड डिफीट द प्रोविजन, द वर्ड डिफीट द provisions of any law must be taken as limited to defeating the intention which the law has expressed, which the law has expressed. Point number 2, the court looks at the real intention, the court looks at the real intention of the parties to an agreement. The court looks at the real intention of the parties to an agreement, full stop. If the intention of the parties, if the intention of the parties is to defeat the provision of comma, the court will not enforce it since, comma, the object or consideration of the agreement is unlawful. एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें जो अभी हमने दिया, ये वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को बोलते हैं बेटा लीगल टर्म्स में इन केस ऑफ डिफॉल्टर टुवर्ड्स गवर्नमेंट। यहां पे जो अक्षय भाई है, अक्षय भाई जो है वो है डिफॉल्टर, और डिफॉल्टर पर्सन जो है वो अपने ही एसेट को वापस से परचेज नहीं कर सकता, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में वहां पे हो क्या रहा था कि दीपक भाई का जो बिड पे बैठने का इंटेंशन था वो इंटेंशन ही गलत था, और वो इंटेंशन ये था कि मैं अपने बेनिफिट के लिए इनडायरेक्ट फॉर्म में डिफॉल्टर को उसकी प्रॉपर्टी क्या कर दूं, वापस दिला दूं, जो कि गलत है। अगर लॉ यहां पे इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को वैलिड मान लेगा तो ये जो पर्टिकुलर रूल है उसे लॉ डिफीट कर देगा, जो कि लॉ कभी करेगा नहीं। तो उसने इस एग्रीमेंट जो इनके बीच में हो, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको भी क्या माना, वॉइड माना, अनलॉफुल माना, क्योंकि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है या कंसिडरेशन अनलॉफुल है। यही पॉइंट बोल रहा है। पॉइंट नंबर 2 बोला, एग्जांपल नंबर 2, एग्रीमेंट ऑफ अडॉप्शन। सर एग्रीमेंट ऑफ अडॉप्शन, क्या
चाइल्ड अडॉप्ट करना कोई अनलॉफुल एक्ट है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है बेटा। लेकिन अगर एग्रीमेंट फॉर अडॉप्शन हो रहा है फॉर मनी पर्पस, अडॉप्शन वैसे जनरली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल लीगल है। लेकिन अगर वो उसमें इंटेंशन क्या है आपका, मनी इंटेंशन है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आप इसी पॉइंट के लिए ना एक छोटा सा नोट दे दीजिए, इसी पॉइंट का, पॉइंट नंबर 2 के नीचे नोट। एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। इसी पॉइंट का एक नोट दे दीजिए। इसके अंदर वो सारे एग्रीमेंट आएंगे, एग्रीमेंट विच इज नॉट डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज नॉट डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ, कॉमा, बट इनडायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ, बट फॉरबिडन बाय लॉ। कोई दिक्कत? जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं सर, अभी तक क्या पढ़ा अपन ने। सर हमने जो पढ़ा था सेक्शन नंबर 10 में असेंशियल एलिमेंट दिए थे, उनमें से एक हमारा जो अब असेंशियल चल रहा है वो क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन। क्या बोला, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल। हमने ये देखा सर, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है और जो कॉन्ट्रैक्ट की कंसीडरेशन है, दोनों को क्या होना पड़ेगा, लॉफुल। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन लॉफुल है तभी कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वैलिड। अगर ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, फिर हमने देखा कि सर सेक्शन 23 हमें 7 केसेस बताता है जहां पे ऑब्जेक्ट या फिर कंसीडरेशन हमेशा क्या माना जाएगा, अनलॉफुल। हमेशा क्या माना जाएगा, मतलब सेक्शन 23 इनडायरेक्टली आपको वो 7 केसेस बता रहा है जहां पे ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, 2 केसेस बेटा अभी तक हमने पढ़े। केस नंबर 1 था एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय, जो पहला पॉइंट है वो डायरेक्टली कह रहा है फॉरबिडन बाय लॉ है भाई, क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ। सेकंड कह रहा है एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर, और इसमें उसने डायरेक्टली फॉरबिडन वाले की बात नहीं करी, उसने क्या बोला, इनडायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ। तो 2 पॉइंट है, पहला एग्रीमेंट विच इज डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ, पनिशेबल अंडर द आईपीसी और एनी अदर रेगुलेशन। पॉइंट नंबर 2 ने बोला एग्रीमेंट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, मतलब यहां पे वो डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, वो कौन से बोल रहा है, इनडायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ। जहां की आपकी इंटेंशन ऐसी है, आपकी इंटेंशन खराब है जिससे कोई अदर लॉ का कोई अदर प्रोविजन डिफीट हो सकता है। कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 3 पे पढ़े, स्टार्टिंग के 4-5 पॉइंट इजी से है। 2 पॉइंट हमारे डन हो गए, पॉइंट नंबर 3 पे जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये लीजिए। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे भाई। पॉइंट नंबर 3, एग्रीमेंट मेड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस, एग्रीमेंट मेड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। क्या आपको इस पॉइंट में कोई दिक्कत लग रही है भाई? अगर फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए आप एग्रीमेंट बना रहे हो तो क्या कभी उसे, उसका जो ऑब्जेक्ट है, कभी वो लॉफुल ट्रीट हो सकता है? हो ही नहीं सकता सर, नाम से पता लग रहा है उसका पर्पस ही क्या है, फ्रॉडुलेंट। और फ्रॉडुलेंट पर्पस वाले जितने भी एग्रीमेंट होंगे क्या कभी वो वैलिड बन सकते हैं? नहीं सर, सिंपल सी बात है। तो इसमें छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं जल्दी से। एग्रीमेंट विच आर एंटर्ड, एग्रीमेंट which are entered into to promote fraud are
also void as the object of such agreement is unlawful. पॉइंट नंबर 1, एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन है. कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वॉइड. पॉइंट नंबर 2, एग्रीमेंट इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, मतलब डायरेक्टली विच आर नॉट डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ बट इनडायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ, उनमें भी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है. कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वॉइड. पॉइंट नंबर 3 ने बोला कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका पर्पस क्या है? फ्रॉडुलेंट पर्पस है, उसमें भी ऑब्जेक्ट कैसा है? अनलॉफुल है, और वो भी क्या होगा? वॉइड. तो 3 पॉइंट पढ़ लिए. पॉइंट नंबर 1, एग्रीमेंट विच आर forbidden by law, agreement which are point number 2, agreement if permitted defeat the provision of any other, और पॉइंट नंबर 3 जिसमें पर्पस कैसा है? फ्रॉडुलेंट. पर्पस कैसा है? तीनों पॉइंट में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को क्या माना है? अनलॉफुल. कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनेगा. कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? बेटा समझ आया? कोई भी दिक्कत? कितने अच्छे बच्चे हो तुम. ये मस्ती में बोला था लास्ट वाला. पॉइंट नंबर 4. Point number 4. When consideration defeats any rule for the time being enforced in India. When consideration, इसको अंडरलाइन कर लेना, when consideration defeats any rule. When consideration defeats any rule. अब जो नए बच्चे हैं ना, उनके लिए ये समझाना मुझे थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, बट जिन्होंने मेरे साथ कंसिडरेशन पढ़ा है ना बेटा, मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिकैप देता हूं. थोड़ा सा, ज्यादा नहीं समझा सकता इसमें क्योंकि ये कंसिडरेशन से रिलेटेड पॉइंट है, बट मैं आपको बताता हूं. देखो, अगर आपने मेरे साथ कंसिडरेशन पढ़ा है, वहां पे ना आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बेटा जिसका नाम था रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन. रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन. अगर मैं इसको समझाना चाहूं ना, वहां पे तो मैंने एक एक पॉइंट बड़े डेप्थ में समझाया था, बट मैं जल्दी से बोलता हूं. कंसिडरेशन को वैलिड बनाना है. अगर आपको कंसिडरेशन को कैसा बनाना है? वैलिड, या दूसरा नाम होता है इसका लॉफुल बनाना है. क्या बनाना है? तो ना कुछ रूल्स है. जैसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उसके रूल्स है. वो रूल्स कहां लिखे? सेक्शन 10 में. ऐसे ही कंसिडरेशन को अगर आपको वैलिड कंसिडरेशन या लॉफुल कंसिडरेशन बनाना है तो उसके भी रूल्स है. अगर वो सारे रूल्स आप फुलफिल कर दोगे तो कंसिडरेशन कैसी बन जाएगी? वैलिड या लॉफुल. आप में से जिसने पढ़ा है उसे मैं जल्दी से एक बार याद दिला रहा हूं. जिसने नहीं पढ़ा बस अभी के लिए समझ लो कि ये रूल होते हैं. ये रूल है क्या? अभी मैं इन पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़े बहुत बता रहा. रूल नंबर 1 था कि कंसिडरेशन मस्ट बी डिजायर एट दी, किसकी डिजायर पे होनी चाहिए? प्रोमिसर की. बी, मूव करेगी फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. सी था वेरी गुड बेटा. कंसिडरेशन में नॉट बी एडिक्वेट. एडिक्वेट नहीं भी हो तो भी चलेगा. ई, कंसिडरेशन जो है रियल होनी चाहिए, नॉट इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए. कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल. वेरी गुड. इमोरल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी. सर ये सारे पॉइंट, हाँ जी आपको याद है ये सारे क्या है? रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन. आपको दोबारा कनेक्ट करवाने के लिए मैंने सारे बता दिए एक बार, और जिन्होंने नहीं करा वो सुन लो बेटा. अगर आपको कंसिडरेशन को लॉफुल कंसिडरेशन बनाना ना तो ये 7 है. हाँ एक और था, उसे छोड़ दो भी. अरे बस तो बिल्कुल ही हो रहा है. कह रहा मुझे पता बेटा, अभी टेस्ट है, रुक जा, ये है टेस्ट.
अभी देखूंगा मैं कितना आता है तेरे को। ये 7 पॉइंट जो है, 6 पॉइंट जो है, ये सारे वो पॉइंट है जो कंसिडरेशन क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन है नहीं, ये डिटरमाइन करके देंगे। अगर ये सारे पॉइंट आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो कंसिडरेशन लॉफुल है, अगर इनमें से एक भी पॉइंट रह गया तो कंसिडरेशन लॉफुल। तो बेटा पॉइंट बस इतना सा कह रहा है, व्हेन कंसिडरेशन डिफीट्स एनी रूल, मान लीजिए कोई भी रूल आउट ऑफ दिस 6 और 7, अगर कोई कंसिडरेशन है जो प्रोमिसर की डिजायर पे होनी चाहिए ना, मान लो प्रोमिसर की डिजायर पे कोई कंसिडरेशन नहीं है तो वो रूल नंबर 1 को डिफीट कर गई। अगर वो रूल नंबर 1 को डिफीट कर गई तो कंसिडरेशन क्या वैलिड और लॉफुल बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, क्योंकि सर अभी हमने देखा कि सारे रूल को आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने एक भी रूल को छोड़ा तो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं बन पाएगी। और इसीलिए पॉइंट तो ये चल रहा है कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कब अनलॉफुल होता है। तो फोर्थ पॉइंट आपको ये डिस्कस करवा रहा है कि अगर कंसिडरेशन डिफीट करती है किसी भी एक रूल को तो कंसिडरेशन कैसी मान ली जाएगी, अनलॉफुल, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा मान लिया जाएगा, वॉइड, नॉट वैलिड। कोई दिक्कत? जल्दी से नोट कर लीजिए। मूव फ्रॉम प्रोमिसी, ई वो प्रोमिसी है भाई, मूव फ्रॉम प्रोमिसी चार पॉइंट हमने कर लिए, टोटल पॉइंट्स कितने थे, 7। एक और लास्ट 5 आज करेंगे, 2 पॉइंट रिमेनिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। और लास्ट वाले दोनों पॉइंट्स बड़े बड़े हैं, उनमें टाइम लगेगा काफी, और उसमें काफी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स का यूज है, तो उसको आराम से करवाना है, मुझे उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी। 4 पॉइंट जहां पे आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा। पॉइंट नंबर 1, एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ।
Point number 2, agreement if permitted, it would defeat the provision of any other law. Point number 3, fraudulent purpose के लिए agreement है. Point number 4 अभी हमने पढ़ा, अगर वो किसी भी consideration के rules को क्या कर दे, defeat. चारों केस में ऑब्जेक्ट या consideration क्या है, अनलॉफुल. चारों केस में कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनेगा और इसलिए चारों केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा, void. और आज की क्लास का आखिरी पॉइंट लिख लीजिए. मेरे हिसाब से सबने नोट कर लिया, छूटा तो नहीं बेटा किसी का. चलिए लास्ट पॉइंट नंबर 5 लिख लीजिए आज की क्लास का. एग्रीमेंट ब्रैकेट में जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन, एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इन्वॉल्व्स इंजरी टू अ पर्सन और हिज प्रॉपर्टी. कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या जिसकी कंसिडरेशन इन्वॉल्व करती है किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को क्या, इंजरी. इंजरी बोले तो हार्म. मिस्टर ए, मिस्टर एक्स. मिस्टर ए ना कॉन्ट्रैक्टर है. कॉन्ट्रैक्टर पता है किसके बेटा, बिल्डिंग के नहीं, बंदों के. मतलब ये ना मर्डर, हाथ पैर तोड़ना, ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं. मिस्टर ए को एक बंदे ने बड़ा परेशान कर रखा है. मान लीजिए रामू, बहुत दुखी कर रखा है. और मिस्टर ए जो है वो जाते हैं मिस्टर एक्स के पास और बोलते हैं कि रामू जो सिर्फ राम से राम जैसा है, नाम से राम जैसा है, उसको ना मारो. मतलब मर्डर मत कर देना, हाथ पैर तोड़ के छोड़ना है बस. थ्रेट दे दो एक तगड़ा वाला कि भाई से उलझने का नहीं, और इसके बदले मैं आपको 5 लाख रुपीस दूंगा और इन कैश. हाँ, कैश में चलता है ऐसे वाले बिजनेस. जतिन भाई को थोड़ी ज्यादा नॉलेज है ऐसे बिजनेस की, ठीक है. अब यहां पे बोला 5 लाख रुपए दूंगा, रामू के हाथ पैर तोड़ने, बस जान से नहीं मानना, हाथ पैर तोड़ने. और मिस्टर एक्स तो भाई काम ही क्या करते हैं, उन्होंने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी. क्या दे दी बेटा, और यहां पे दोनों के बीच में क्या बन गया, एग्रीमेंट. अबे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनवा रहा है, क्या बन गया, एग्रीमेंट बना है. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट. अभी एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल थोड़ी है, ऐसे काम लॉ में इन्फोर्सेबल है क्या, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ये क्या बना, एग्रीमेंट. अब मान लीजिए एक्स के कहने पे सॉरी ए के कहने पे एक्स जाता है और इसमें भाई प्रसाद वरसाद दे देता है एकदम बढ़िया करके. एक हाथ ऐसा कर देता है, एक पैर ऐसा कर देता है, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बदल देता है रामू का. और यहां पे इसको मारने के बाद वो ए के पास जाता है और क्या डिमांड करता है, भाई मैंने आपका काम कर दिया, मुझे क्या दे दो. ए ने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा भाई. तो क्या एक्स किसी भी तरह का लीगल एक्शन ले सकता है, आंसर इज नो. इलीगल कुछ भी ले, वो अपने को पढ़ना ही नहीं है. लीगल एक्शन लेने के केपेबल है क्या, नहीं, क्योंकि सर यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट बना है वो एग्रीमेंट स्टार्टिंग से क्या है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है या उसमें जो कंसिडरेशन है वो क्या है, अनलॉफुल इसलिए है बेटा. तो पॉइंट नंबर 5 आपको बताता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट या जिसका कंसिडरेशन में क्या इन्वॉल्व हो, इंजरी, क्या इन्वॉल्व हो, किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट हमेशा हमेशा क्या होंगे, वॉइड. क्योंकि यहां पे हम मांग रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है. क्या है, कोई दिक्कत पॉइंट नंबर 5 पे. तो जल्दी से छोटा सा लिख लेते हैं एग्जाम्पल, आप नोट कर लीजिए और इसके नीचे हम लिखेंगे द जनरल टर्म injury means criminal or wrongful harm. criminal और wrongful harm. इसमें एग्जाम्पल लिख लेना. एक तो मैंने आपको दे दिया पॉइंट नंबर 1,
एग्रीमेंट टू बीट समवन और टू डिस्ट्रॉय his property. ठीक है सर, यहां पे आपको थोड़ा सा लग सकता है सर इंजरी पर्सन को तो हम दे सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को तो बेटा इंजरी पर्सन को तो मैंने एग्जांपल दे दिया, प्रॉपर्टी को किस तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं? मान लीजिए मैंने एक बुक लिखी है और उस बुक में मेरे राइट्स है, मैंने प्रॉपर उसके राइट्स ले रखे पब्लिशिंग के कि भाई मैं लिखूंगा, मैंने पब्लिश करी है, और कोई अदर पर्सन बिना उस पर्टिकुलर राइट को परचेज करे, भाई उसे मुझे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी ना, इसके बदले मुझे रॉयल्टी नहीं पे कर रहा और अपने आप ही बिना मुझे किसी पेमेंट किए मेरी बुक के राइट्स लेके बैठ गया और राइट मतलब बुक पब्लिश कर रहा है, मेरी बुक जो मैंने लिखी है जिसके राइट्स मेरे पास है, तो वो मेरी प्रॉपर्टी को, मेरे को तो कोई हार्म नहीं कर रहा, मेरी प्रॉपर्टी को तो हार्म कर रहा है ना। तो उस तरीके के भी आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे तो वो भी अनलॉफुल ट्रीट किए जाएंगे, एक्शन ले सकता हूं बिल्कुल। फाइव पॉइंट्स हमने डन कर लिए, क्या इसमें कोई डाउट बेटा किसी को, कोई दिक्कत? पक्की बात? जल्दी से एक बार रिकॉल करवा रहा हूं और फिर अपन इस क्लास को एंड करते हैं आज यहीं पे। हाँ लिखो लिखो आराम से लिखो। चलिए भाई डन, जल्दी से क्विक रिकैप, जल्दी से भाई जल्दी से, 2 मिनट बस 2 मिनट लूंगा आपके। आज हमने टॉपिक क्या करा? लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल, सर सेक्शन 10 किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन दोनों कैसे होने पड़ेंगे? लॉफुल। अगर ऑब्जेक्ट कंसीडरेशन लॉफुल नहीं है मतलब अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइड। सेक्शन नंबर 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अपने को 7 केसेस बता रहा है, इन 7 केसेस में ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन क्या माने गए हैं? अनलॉफुल। मतलब 7 के 7 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइड। आज हमने कितने केसेस पढ़े? 5। पॉइंट नंबर 1 था एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, एग्रीमेंट विच इज। सेकंड पॉइंट ने बोला एग्रीमेंट इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, मतलब डायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली फॉरबिडन बाय लॉ है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 ने बोला कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका पर्पस कैसा है? फ्रॉडुलेंट पर्पस है, वहां पे भी वॉइड बनेगा। पॉइंट नंबर 4 ने अपने को बोला क्या? पॉइंट नंबर 4, हाँ, जिसमें कंसिडरेशन का कोई भी रूल क्या हो जाए? डिफीट हो जाए तो भी वॉइड बनेगा। और पॉइंट नंबर 5 ने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को क्या मिल रही हो? इंजरी। तो पॉइंट नंबर 1 फॉरबिडन बाय लॉ, इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, फ्रॉडुलेंट पर्पस हो गया, जो कंसिडरेशन के रूल में से कोई भी एक रूल को डिफीट कर दे वो पॉइंट हो गया। और पॉइंट नंबर 5 जो पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को क्या मिल रही है? इंजरी। पांचों पॉइंट में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसे? अनलॉफुल। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसा? वॉइड। बेटा किसी को कोई दिक्कत? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। 5 पॉइंट डन हो गए, 6 और 7 पॉइंट अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए, टेक केयर।